नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द नागरिक में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है और वो है ना महाभारत, दोनों तरफ की सेनाएं सजनी शुरू हो गई। इस बार जो है वो पहले हुआ करता था ना कि थर्ड फ्रंट है, कोई एक फोर्थ फ्रंट है, कोई अकेले भी चल सकता है। दो चुनाव के बाद मोदी जी ने जिस तरह का माहौल देश पे क्रिएट कर दिया है, वो माहौल ये है कि अगर मिल करके मोदी जी से मुकाबला नहीं करते हैं तो मोदी जी किसी को कुछ समझने वाले नहीं, किसी की दुकान नहीं चलने वाली। सारी पार्टियां जो है फिर एक दिन किनारे हो जाएंगी। और जो कहा था, एक मोदी जी ने कहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत, दूसरा नड्डा साहब ने कहा था कि क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएगी। तो मतलब कोई नहीं बचेगा बीजेपी के सिवा। और ये जो स्थिति है ये तमाम राजनीतिक दल भांप चुके हैं, और राजनीतिक दल जब भांप चुके हैं इसीलिए कई सारे दल हैं जो कांग्रेस के साथ खड़े हैं और उन्होंने गठबंधन बनाया है जिसको नाम दिया है इंडिया गठबंधन, जिसको मोदी जी कहते हैं घमंडिया गठबंधन। और उनका जो गठबंधन है मोदी जी का वो है एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। डेमोक्रेसी भले ना हो लेकिन डेमोक्रेटिक है वो। तो ये जो दोनों गठबंधन है, कहा जा रहा है कि यही दो निर्णायक लड़ाई लड़ने वाले हैं गठबंधन। तीसरे जो है वो तीसरे कुछ है नहीं, वो किसी न किसी के साथ है। वो है ना कि जो तटस्थ होते हैं वो हमेशा, जो मौन रहते हैं हमेशा उस तरफ होते हैं जिधर संख्या बल ज्यादा होता है। और लोकतंत्र में संख्या बल जिसके पास होता है वो सत्ता में होता है, जिसके पास संख्या बल नहीं होता है वो विपक्ष में होता है। तो जो तटस्थ होते हैं वो हमेशा सत्ता के साथ चले जाते हैं, यही अक्सर देखा गया है। अब वो जमाना रहा नहीं कि भले हमारी संख्या कम है लेकिन हम विपक्ष में रहेंगे। तो बहरहाल चर्चा हम आज करना चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश पे। और उत्तर प्रदेश पे जब बात होगी तो जो इंडिया गठबंधन की अभी जो मीटिंग हुई परसों, उस मीटिंग में मायावती नहीं थी। लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या मायावती के बिना कोई गठबंधन हो सकता है? सवाल एक। और सवाल दो कि क्या मायावती अकेले लड़ना चाहती हैं? क्योंकि उनका अनुभव ये रहा है कि जब पिछली बार जब कहा कि हमारे साथ जब हम कोई गठबंधन करते हैं तो उनका वोट हमारे पास ट्रांसफर नहीं होता है, हमारा वोट उनके पास चला जाता है, ये अक्सर कहती है। तो इसलिए इस बार उन्होंने तय किया कि हमको गठबंधन नहीं करना है। हालांकि लोग कह रहे हैं कि वो जो है गठबंधन करेंगी और वो जाएंगे इंडिया गठबंधन के साथ जब चुनाव की घोषणा हो जाएगी, क्योंकि उनको डर है कि अगर वो अभी गई तो ईडी सीबीआई सब उनके पीछे पड़ जाएगी और उनका खेल जो है जेल तक पहुंच जाएगा। कांशीराम भी कहा करते थे कि एक जो है सांपनाथ है, एक नागनाथ है, तो हम अकेला चलेंगे, एकला चलो रे। लेकिन क्या आज एकला चलने का वक्त है? और हमारे एक मित्र हैं प्रोफेसर रतन लाल, वो अक्सर कहते हैं कि दलित पार्टियां जो है, दलित नेता जो है, वो अगर ये सोच के चल रहे हैं कि कल हम प्रधानमंत्री बनेंगे अकेले दम पर, तो 272 सीट लाने की क्षमता है? आज इसी सब पर चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि मायावती अगर किसी के साथ नहीं जाती हैं, अकेली लड़ती हैं, तो किसका खेल बिगाड़ती हैं और किसका खेल बनाती हैं, अपने साथ क्या न्याय करती हैं, अपने वोटर के साथ या अपनी पार्टी के साथ, उनकी पार्टी के साथ क्या होता है, ये भी एक विचार के विमर्श का विषय है। मायावती जी की पार्टी ने किस साल किस चुनाव में क्या किया, क्या उनका प्रदर्शन रहा, इसकी थोड़ी चर्चा हम करते चले। तो देखिए, मायावती जी का अगर बहुत पीछे ना जाए, हालांकि अगर 1989 की बात करें तो पहली बार जब चुनाव लड़ी थी, बीएसपी चुनाव लड़ी थी, तो 2 सीटें मिली थी और कुल वोट मिले थे, उत्तर प्रदेश की केवल बात कर रहा हूँ, कुल वोट मिले थे 9.9%, 75 सीटों पर चुनाव लड़ा था। उसके बाद हम आगे आ जाते हैं और जब हम देखते हैं कि हम चाह रहे हैं कि लास्ट 2 इलेक्शन में जो हुआ है वो बहुत महत्वपूर्ण है, 2019 और 2014। क्योंकि 2014 से पहले देश की स्थिति थी वो अलग थी, 2014 के बाद जो देश की स्थिति बनी वो अलग बनी। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि 2014 से पहले जो बीजेपी की स्थिति थी उत्तर प्रदेश में, बीजेपी 71 सीटों पर लड़ी थी 2009 में और 10 सीटें उसको जीत मिली थी, 10 सीटों पर जीत मिली थी। 96,95,000 वोट आए थे, कुल 17.5% वोट मिले थे बीजेपी को।
और 2014 में 78 सीटों पर चुनाव लड़ी बीजेपी, 71 सीटों पर जीत मिली। 3,93,18,18,573 बीजेपी बीजेपी या बीएसपी? बीएसपी बीजेपी। ये चेंज बता रहा हूं कि बीजेपी के आने से क्या फर्क पड़ा उत्तर प्रदेश के चुनाव पर, मोदी जी के आने से, खास करके मोदी जी की हम बात कर रहे हैं। तो 2014 में जब मोदी जी बनारस से चुनाव लड़े तो 78 सीटों पर 80 सीट, चूंकि 5 सीटें चली गई उत्तराखंड में बंटने के बाद, तो 78 सीटों पर चुनाव बीजेपी लड़ी और 71 सीटों पर जीत मिली, 71 सीटों पर जीत मिली। और 3 करोड़, आप ये गौर कीजिए, 2009 में 96,95,000 वोट मिले थे और 2014 में 3,43,00,000 वोट मिले। कितना वोट प्रतिशत बढ़ गया? 17% सीधा जो है 42% वोट हो गया। तो 17% और 42% में 26% का अंतर है। और 26% का ये अंतर, इसको ऐसे समझिए कि 2009 में कुल वोट प्रतिशत 27% था बीएसपी के पास, 27% वोट था बीएसपी के पास 2009 में, और 2014 में वोट प्रतिशत 19% हो गया, यानी वोट प्रतिशत घट गया बीएसपी का। इसी तरह कांग्रेस का वोट प्रतिशत जो 2009 में 18.3% था, 1 करोड़ वोटर थे उनके पास 2009 में, वो 2014 में 7.5% वोट रह गया कांग्रेस का, और वोट हो गए कुल 60,61,000। तो कहाँ 1 करोड़ और कहाँ 60 लाख, ये एक टर्म में इतना अंतर हो गया। इसी तरह बीएसपी का अंतर तो आपने देख लिया। एसपी का, समाजवादी पार्टी का अंतर देखिए कि 2009 में इनके पास वोट थे 23.3%, 1,28,84,000 वोट थे इनके पास। लेकिन 2014 में इनके पास वोट जो है, हालांकि वोट बढ़े, 1,79,88,792 वोट, 22.3% वोट इनका हुआ। वोट प्रतिशत घट गया, हालांकि वोट बढ़े इनके। और जो सीटें इनकी थी 2009 में 23 सीटें थी, वो 2014 में 5 सीटों पर सिमट गए। तो बीजेपी ने किस तरह से ड्रास्टिक सबके अंदर चेंज किया बीजेपी के आने से। अब इस बार 2019, पिछली बार 2019 में आप देख लीजिए कि 2019 में बीएसपी को कुल वोट मिले थे 1,66,00,000, 10 सीटें जीती थी बीएसपी, 38 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 19.4% वोट मिले थे। यानी 14 में जो वोट प्रतिशत था और जो 19 में वोट प्रतिशत था, वो दोनों वोट प्रतिशत लगभग बराबर रहे। लेकिन 2009 से 8% का अंतर था। जो मोदी जी के आने से जो भूकंप आया, किस-किस का घर ढहा, तो इनका जो है जो 8% घर ढहा, वो 8% पे बना नहीं, 8% ढहा हुआ है 2014 में भी, 2019 में भी। सेम जो है कांग्रेस के साथ हुआ कि कांग्रेस का वोट प्रतिशत जो गिरा, तो 7.5% 14 में और 6.4% 2019 में। तो 18% जो वोट गिरा था, 7%, 6%, तो 12% वोट इनके घर हट गए कांग्रेस के। और समाजवादी पार्टी के वोट प्रतिशत में 2014 और 19 की अगर बात करें तो 4% का वोट अंतर हुआ, इनका गिरा। 22% वोट थे 14 में और 19 में 18% वोट हो गए, यानी 4% वोटों का नुकसान हुआ समाजवादी पार्टी को। तो कांग्रेस पार्टी, तो बीजेपी ने तमाम पार्टियों को, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी या बीजेपी या कांग्रेस हो, तीनों के वोट प्रतिशत में भारी अंतर कर दिया और बीजेपी का वोट प्रतिशत 26% बढ़ गया। जो 17% थे, देख लीजिए, वो 17% थे 2009 में, वो 14 में 42% हो गए और 19 में 50% हो गए, यानी 33% का अंतर हो गया 9 और 19 में। 33% का अंतर कितना बड़ा अंतर है, ये आप समझ लीजिए। तो अभी ये अंतर कम कैसे करेंगे? ये अगर जोड़ घटाव करना हो तो क्या समाजवादी पार्टी, क्या कांग्रेस पार्टी मिलकर के, अगर बहुजन समाजवादी पार्टी नहीं आती है तो कितना प्रतिशत वोट प्रतिशत कम कर देंगे? 50% वोट प्रतिशत उनका है और इन लोगों का वोट प्रतिशत देख लीजिए, तो इनका बहुजन समाजवादी पार्टी का 19% वोट है,
कांग्रेस का वोट प्रतिशत 6.4 है, तो 19/6 = 25, और समाजवादी पार्टी का 18%, 25 और 28 43%। तो तीनों मिल जाते हैं, वोट का कैलकुलेशन कर लेते हैं तो भी 43% होता है। बीजेपी का अकेले 50% है। तो कितना भारी वोट प्रतिशत है। और अगर बीएसपी नहीं आती है साथ में तो 19% वोट घट जाएगा, तब वोट बचेंगे 18% और 6% 25%। तो 25% में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, और 50% में बीजेपी। कितना भारी फर्क है ये समझना है। और अब जब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम बीएसपी के साथ कंफर्टेबल नहीं है, उनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं, और अगर ये अलायंस नहीं बनता है, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ नहीं आते हैं। अब इसमें हमने वो वोट प्रतिशत उनका नहीं लिया है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी हैं, लेकिन उनका प्रतिशत भी 10% से नीचे ही है, 3-4% के आसपास। तो अगर ये साथ में नहीं आते हैं तो भी बीजेपी आगे जाती दिखाई पड़ती है। और अगर अलग होती है, जिससे पिछले चुनाव में 2019 के चुनाव में जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी मिलकर के चुनाव लड़े थे, तो वो इनको जीत मिली थी 15 सीटों पर। 10 सीट पर बहुजन समाज पार्टी और 5 सीट पर जीती थी ये समाजवादी पार्टी। 15 सीटें इनके पास आई थी। कांग्रेस के पास 1 सीट आई थी, राहुल गांधी भी हार गए थे, अलग लड़े थे। तो अगर मिलकर के लड़ते हैं तो क्या परिस्थिति बनती है। और समाजवादी ये जो सबसे पहला सवाल तो हम यही करें, मायावती जी जो है वो इधर है या उधर है भी समझना मुश्किल है। और ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी ने कहाँ कह दिया ये कि मायावती जी के साथ नहीं है, सही बात है। लेकिन ये सवाल ये खड़ा होता कि अगर तीनों मिल जाते हैं तो भी वोट प्रतिशत अभी के हिसाब से बीजेपी का ज्यादा दिखाई पड़ता। सबके वोट धराशायी हो गए बीजेपी के आने के बाद। खास करके इनके मायावती के वोट भी 9% के करीब कम हुए, समाजवादी पार्टी के भी वोट कम हुए, और कांग्रेस पार्टी के भी 12% के आसपास वोट कम हुए। सुनील जी, हम ये सवाल ये जानना चाहते हैं कि मायावती जी का वो भी है कि हम न इनके साथ है न उनके साथ, वो बयान भी है। अगर वो किसी के साथ नहीं है, वैसी स्थिति में क्या होता है, और अगर वो आती है इंडिया गठबंधन में तब क्या होता है। एक तो ये बतलाइए, क्या आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन से वो जुड़ेंगी और जुड़ करके लड़ेंगी चुनाव? अगर सब मिलकर लड़ेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा उत्तर प्रदेश में, और अगर नहीं लड़ती हैं, अलग तीसरा ध्रुव बन के रहती हैं, तो क्या फर्क पड़ता है? मायावती जी अगर अपनी राजनीति को आगे बढ़ाना चाहती हैं तो उनको इंडिया दल समूह के साथ ही जाना चाहिए। अगर वो इंडिया दल समूह के साथ मिल करके या उनको साथ लेकर के इंडिया दल समूह उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ता है तो यह भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही गंभीर चुनौती होगी। अगर मायावती जी इंडिया दल समूह के साथ नहीं जुड़ती हैं, अकेले चुनाव लड़ती हैं, तो वह अपनी ताकत को खत्म करेंगे और जो कुछ भी उनके पास बचा खुचा जन समर्थन है वो और नीचे गिरेगा। अगर उन्होंने आज की स्थिति यह है कि जो उनको उनके जन समर्थन में गिरावट आई है, जिसका बार आप उल्लेख कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि उनकी नजदीकियां लोगों को दिखती रही हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। उनका मतदाता भारतीय जनता पार्टी का मतदाता नहीं रहा है। उनके साथ जो समर्थक जुड़े हैं वो एक सामाजिक आंदोलन से निकले हुए लोग हैं। उन्होंने दलितों के सशक्तिकरण, उनको सशक्त बनाने, उनको आगे बढ़ाने, उस आधार पर बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ते चले। एक सामाजिक चेतना की वजह है वो। चाहे DS4 की बात कर लीजिए, चाहे बामसेफ की बात कर लीजिए, और उसके बाद ये बहुजन समाज पार्टी आती है। आप उनको सांप्रदायिक नजरिए से आप पोलराइज नहीं कर सकते। वो बीजेपी को भी वोट दे देते हैं, बीएसपी को भी वोट, समाजवादी पार्टी को भी वोट देते हैं, कांग्रेस को भी वोट देते रहे हैं, तमाम तथ्य हैं वो। लेकिन अगर आज की जो स्थिति है, अगर वह अपनी निकटता उनकी दिखाई पड़ेगी भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो मेरा अपना यह मानना है कि उनको राजनीतिक रूप से नुकसान होगा। उनका समर्थक उनके साथ रह नहीं पाएगा। उनके अलग रहने से इंडिया दल समूह को नुकसान होगा, लेकिन वो क्या इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा कि उनका बहुत गुणात्मक असर पड़ेगा? ऐसा होगा नहीं। मेरा मानना है कि एक नैरेटिव केवल ये बनेगा कि सभी विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं है, लेकिन वो यह स्थिति बन जाएगी कि
बड़ी संख्या में उनका मतदाता अलग हो जाएगा, उनके साथ चला जाएगा, ऐसा नहीं है। मेरा अपना मानना यह है कि दो ध्रुवी राजनीति इस समय है, या तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोग हैं या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोग हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं वह ऐसे किसी भी दल या दल समूह के साथ नहीं जाने के लिए तैयार हैं जो भारतीय जनता पार्टी के निकट है या उनको किसी भी समय उनकी मदद कर सकता है या उनकी मदद करता रहा है। या विभिन्न राज्यों के चुनाव में भी आप देख सकते हैं, और उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में जो विधानसभा के उपचुनाव हुए हैं उनमें भी आप देख सकते हैं। मायावती जी का जो बयान है वो बयान बहुत ही, जो जोशी जी ने कहा कि वो इधर की बात कर रही हैं, उधर की बात कर रही हैं, कुल मिलाकर के प्लस माइनस शून्य हो गया। वह यह भी कहती हैं कि सांसदों का निष्कासन गलत है, ये भी कहती हैं कि उपराष्ट्रपति जी की जो मिमिक्री की गई है, मिमिक्री शब्द का प्रयोग उन्होंने नहीं किया, उनको उनका जो उनका मजाक उड़ाया गया है उसको भी वो गलत मानती हैं। वो राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है, राम मंदिर निर्माण पे जो भव्य आयोजन हो रहा है उसको भी सही मानती हैं। जो बाबरी मस्जिद का निर्माण हो, अरे जो मस्जिद का निर्माण होगा उसमें भी उनका समर्थन है। पर कुल दोनों तरफ की बात कर रही है। लेकिन उन्होंने एक बात कही कि उनकी पार्टी धर्मनिरपेक्ष है। अगर आपकी पार्टी धर्मनिरपेक्ष है तो सांप्रदायिकता की राजनीति करने वाले जो लोग हैं या जिनके ऊपर आरोप है, मैं नहीं कहता कि सांप्रदायिकता की राजनीति कर रहे हैं, ये सभी मानते हैं कि सांप्रदायिकता की राजनीति कर रहे हैं। अगर वो सांप्रदायिकता की जो राजनीति कर रहे हैं तो क्या आपकी निकटता आपको प्रभावित नहीं करती? क्या संभव नहीं है? ये संभव है कि आप सांप्रदायिकता धर्मनिरपेक्षता की राजनीति भी करें और सांप्रदायिक ताकतों के साथ आपकी निकटता भी रहे? ये तो मुझे लगता है कि होने वाला नहीं है, उनका समर्थक उनके साथ नहीं आएगा। आज के उनके बयान का मैं ये निष्कर्ष निकालता हूं कि वह इंडिया दल समूह के साथ जाने का उनका संदेश है। ये मतलब उनको ये ना मान के चला जाए कि वो इंडिया दल समूह के साथ दूरी है। उनकी यह प्रतिक्रिया बहुत तार्किक नहीं कही जा सकती, क्योंकि जिस बयान का आधार उन्होंने बनाया है आज के अपने वक्तव्य का, वह बयान कहीं भी अधिकृत रूप से नहीं आया। बैठक के दौरान, बैठक के बाद प्रेस समीक्षा ब्रीफिंग में भी किसी ने भी अधिकृत तौर पर इस बात को नहीं कहा कि उस बैठक में समाजवादी पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी को लेकर के कोई बात कही है। या सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि राम गोपाल जी ने कांग्रेस से कहा है कि अगर आपकी क्या बातचीत हो रही है कांग्रेस बीएसपी से भी, अगर आप बीएसपी के साथ जाना चाहते हैं तो हमको सोचना पड़ेगा। यह सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है। किसी ने, न तो कांग्रेस ने, न ही समाजवादी पार्टी ने और न ही इस बैठक में शामिल किसी भी पार्टी ने इस तरह का बयान दिया। तो वो एक मीडिया रिपोर्ट पर अपनी प्रतिक्रिया दे रही थी। मेरा अपना मानना है कि यह एक तरह का संकेत है कि वो इंडिया दल समूह के साथ जा सकती। और मेरी अपनी यह भी समझ है कि अगर वो अपनी राजनीति को बचाए रखना चाहती, अपने समर्थकों को अपने साथ बनाए रखना चाहती हैं, तो उनको इंडिया दल समूह के साथ ही जाना चाहिए, क्योंकि उनका समर्थक भारतीय जनता पार्टी उसके स्वाभाविक चॉइस नहीं। और अगर आप देखिए कि जहां कहीं भी ये चुनाव मैदान में नहीं रही हैं, वहां लोगों ने बीजेपी के साथ मतदान नहीं किया। चाहे आप मैनपुरी को देख लीजिए, चाहे हाल का जो चुनाव हुआ है घोसी का, उसका चुनाव को भी आप देख लीजिए। इनके ऊपर बीएसपी के ऊपर बीजेपी के नजदीक होने के आरोप 2022 के चुनाव में लगे। तमाम तरह की चिट्ठियां सामने आई। अब हालांकि उन चिट्ठियों का आज खंडन किया जा रहा है। वो कहा जा रहा है कि मायावती जी ने कभी ऐसा नहीं कहा था। उन चिट्ठियों में कहा गया था कि अगर समाजवादी पार्टी जीत रही है तो बीजेपी को जिता दिया जाए, और ये कई जगहों पे इस तरह के पत्र सार्वजनिक हुए। लेकिन अब वो कितने सही हैं कितने गलत हैं, इसका खंडन उस समय बीएसपी ने नहीं किया था, आज कहा जा रहा है। तो उस आधार पर ही लगातार परसेप्शन बनता चला गया। यही नहीं, बीएसपी और मायावती जी हमेशा कहती रही हैं कि वह उपचुनाव नहीं लड़ती, चाहे लोकसभा का उपचुनाव हो चाहे विधानसभा का उपचुनाव। लेकिन वो आजमगढ़ का उपचुनाव लड़ने के लिए गई। आजमगढ़ में वह समाजवादी पार्टी के खिलाफ उन्होंने अपना उम्मीदवार खड़ा किया। उस उम्मीदवार को खड़ा किया जो पहला लोकसभा चुनाव लड़ चुके थे, और बाद में उन्होंने उनको विधानसभा के चुनाव में उतारा था जो हार गए थे। और लगभग 2.5 लाख जो उनको लोकसभा के 2019 के लोकसभा के चुनाव में जितने मत मिले थे, लगभग उतना ही उनको मत मिला, और समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार हार गया और भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीत गया, जो कि आजमगढ़ की सीट परंपरागत रूप से समाजवादी पार्टी की सीट मानी जाती रही है। प्रचंड बहुमत से मुलायम सिंह जी वहां से जीते हैं,
अखिलेश यादव वहां से जीते और 2022 के विधानसभा के चुनाव में सभी सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती। लेकिन जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें समाजवादी पार्टी हार गई और इसमें सबसे बड़ा कारण माना गया कि बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार ने एक बड़े पैमाने पर वोट शेयर किया, जो विपक्ष का वोट कहा गया था। तो ये लगातार उनके ऊपर आरोप लगता रहा है। मेरा अपना ये मानना यह है कि अगर वो स्वाभाविक रूप से राजनीति करेंगी, अपने मतदाताओं के साथ राजनीति करेंगी, तो वो इंडिया दल समूह के साथ जाएंगी। और अगर इंडिया दल समूह के साथ नहीं जाती हैं और अलग थलग भी बने रहने का प्रयास करती हैं, तो या तो जनता दल ऐसी हो जाएंगी और या तो वो बीआरएस हो जाएंगी तेलंगाना में, जहां पे उनका बड़ा मतदाता समूह उनको छोड़ के चला जाएगा।